दोस्त निकल गया। हाँ स्टार्ट हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आवाज़ दोस्त के साथ तमाम देखने वाले नाजरीन को डॉक्टर कमर फ़ारूक का अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा प्रोग्राम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंतखाबात में हिस्सा लेने का जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ओवरसीज़ इस मामले पर क्या सोच रहे हैं और उनके क्या खदशात हैं, क्या तारकीन वतन इस हकूमती फ़ैसले से खुश हैं और क्या लाहे अमल इख्तियार करेगी हुकूमत के, किस तरह तारकीन वतन पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकेंगे। आज का मेरा पैनल में शामिल हैं खालिद शहबाज चौहान साहब जो कतलान फेडरेशन के सदर हैं और मरूफ समाजी कारकुन हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल हो या स्पेन की सियासी सूरत हाल, वो इन तमाम हालात पर उनकी गहरी नज़र है। वो आज हमारे साथ शामिल हैं और मेरे साथ शामिल हैं मरूफ सीनियर सहाफ़ी हैं। यूरोप की सियासी सूरत हाल और तारकीन वतन के मसाइल पर उनकी गहरी नज़र है। मेरी मुराद नसरुल्लाह चौधरी साहब हैं, वो भी आज हमारे पैनल का हिस्सा हैं। और हमारे तीसरे मेहमान राजा ज़िया सदीक साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, जो मरूफ समाजी कारकुन हैं और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल हो या स्पेन की सियासी सूरत हाल हो, स्पेन के अंदर क्या इस वक्त सियासत चल रही है वो हो, या तारकीन वतन के जो मसाइल हैं उन पर उनकी गहरी नज़र होती है, आज हमारे पैनल में शामिल हैं। और मेरे साथ रोज़ाना की तरह जो आचीमा साहब मौजूद हैं, जो जंग और जियो को स्पेन में नुमाइंदगी करते हैं। तो सबसे पहले मैं राजा ज़िया सदीक साहब की तरफ बढ़ूँगा। राजा साहब, हमारे नाजरीन को ये बताइएगा, एक पूरा इसका एक खाका बताइएगा कि जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट के अंदर बिल लेके जा रही है वो है क्या। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कमर एहसान साहब, खालिद शहबाज चौहान साहब, नसरुल्लाह चौधरी साहब और जो आचीमा साहब, तमाम दोस्त जो इस पैनल पे मौजूद हैं और देखने वाले तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर कमर फारूक साहब, एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया कि आपने एक मरतबा फिर मुझे इजहार राय के लिए अपने इस चैनल पे दावत दी है, जिसका मैं आपके लिए मशकूर हूँ। तो डॉक्टर साहब, काफ़ी अरसे से आप काफ़ी टाइम से हम ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं, ये चीज़ें देखते आ रहे हैं। ओवरसीज़ को वोट का हक दिया जाए, ओवरसीज़ को इलेक्शन लड़ने का हक दिया जाए। इसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो वो कानून साजी करती रही हैं, लेकिन कभी भी कानून साजी इतनी संजीदगी से और इतनी सीरियस नहीं होती थी कि वो कानून की शक्ल इख्तियार कर ली जाए, क्योंकि वो मेरे ख्याल से सिर्फ ओवरसीज़ को एक लॉलीपॉप देना होता था, क्योंकि ओवरसीज़ सारी जमातों का बड़ा कीमती असासा है हमेशा की तरह। तो इसलिए किसी ना किसी तरह इनका कोई ना कोई उनकी जो है वो दिली तसल्ली का बायस बनाना मकसूद होता था। तो इस दफा जो तरमीम तैयार की जा रही है, जो मसवदा तैयार किया जा रहा है, अभी उसे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और वो मंजूर भी हो जाएगा, क्योंकि तमाम जो सियासी पार्टियां कोई भी मतलब ओवरसीज की नाराजगी जो है उसे मोल नहीं लेना चाहेगी ना। लेकिन ये तरमीम है कि आप कह रहे थे डॉक्टर साहब कि ओवरसीज को वो इलेक्शन लड़ने का हक दिया जाएगा, लेकिन इसको जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं, जो मैंने देखे हैं या मैंने सुने हैं, जो मैंने पढ़े हैं, वो है डबल नेशनलिटी रखने वाले जो पाकिस्तानी हैं, जो दोहरी नेशनलिटी रखने वाले पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल उन्हें बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसे ही है। उन्हें पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने का अहल करार दिया जाएगा। उसकी एक बेसिक वजह तो ये है क्योंकि अभी भी काफी सारे MNAs ऐसे पार्लियामेंट में मौजूद हैं कि जो डबल नेशनलिटी रखते हैं और जिनके केसेस इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। और समझ से बाहर है ये बात कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में 2 साल हो चुके हैं इलेक्शन हुए हुए, और उनमें से कुछ लोग वजीर भी हैं, कुछ अपोजिशन में भी हैं, और वो MNAs भी हैं और डबल नेशनलिटियां भी रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस कानून साजी का जो बुनियादी मकसद है, शायद वो अपने उन लोगों को भी एडजस्ट करना होगा, क्योंकि मेरी नाकस अकल के मुताबिक जो ऐसे डबल नेशनलिटी होल्डर को इलेक्शन लड़ना है, उससे मेरा ख्याल है ओवरसीज को बराह रास्त कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जो डबल नेशनलिटी वाले वहां जाके इलेक्शन लड़ेंगे, वो वहां के माहौल के मुताबिक अपने हलकों का इंतखाब करेंगे, उन हलकों में से वो इलेक्शन लड़ेंगे रवायती साजो सामान के साथ, बरादरियों के साथ, पैसे के साथ और उसी कल्चर के साथ, उन्हीं जमातों के साथ। तो जब वो उस कल्चर में उन्हीं के साथ इलेक्शन लड़ेंगे तो डेफिनेटली वो उनकी नुमाइंदगी, उन हलकों की नुमाइंदगी करेंगे। वो ओवरसीज में रहने वाले पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी मेरा ख्याल है उस तरह नहीं कर सकेंगे जिस तरह होनी चाहिए। और मैंने तो डॉक्टर साहब आपके फोरम पे भी जब भी बात हुई है और भी जगहों पे जब भी बात हुई है, मैंने ये कहा कि असल में ओवरसीज को इलेक्शन का हक जो है वो ओवरसीज में उनके हल्के मुख्तस करने चाहिए। अगर तरमीम करनी है तो वो तरमीम ऐसे की जाए कि आप कौमी असेंबली की नशिस्तें बढ़ा के
उसमें 10 या 12 या 15 नशिस्तों का इजाफा करें, ताकि जो लोग बाहर मौजूद हैं उनको यूरोप में, मिडल ईस्ट में, इंग्लैंड में, अमेरिका में उनकी नशिस्तें मखसूस की जाए, और ये लोग यहाँ से इलेक्शन लड़ें और यहाँ से इलेक्शन लड़के पाकिस्तान की असेंबली में पहुंचे। जिस वक्त यहाँ से ये लोग जाएंगे, चाहे नसरुल्लाह चौधरी जाएंगे, चाहे खालिद शहबाज चौहान जाए, या कोई भी मेरे दोस्त जाएंगे, तो वो मेरा ख्याल है बेहतर तौर पर हम लोग की नुमाइंदगी कर सकेंगे, हमारे मसाइल को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे, जिसके लिए हम ये रोना रोते रहते हैं कि ओवरसीज को वोट का, ओवरसीज को इलेक्शन का, जिसके लिए सब कुछ हम करते हैं। लेकिन इस तरीके से मेरे ख्याल में वो चीज हासिल नहीं हो सकेगी जिसके लिए जुस्तजू या तगोदो की जा रही है। लेकिन चले, एक बारिश का पहला कतरा कह लें या एक अच्छे रास्ते की तरफ एक पहला कदम कह लें, तो उस लिहाज से खुश आएंगे। जी खालिद शहबाज चौहान साहब, आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको, मेरे तमाम दोस्त जो प्रोग्राम में शामिल हैं, तमाम सुनने वाले मज़ीद को भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, जो हमारा मुतालबा रहा है शुरू से ओवरसीज़ के हवाले से, हमारी नुमाइंदगी के हवाले से, तो ये उसका इससे मेरे ख्याल में कोई लेना देना नहीं है। ये एक ऐसा, मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा कानून है जो असम्बली में लाया जा रहा है, जिसमें अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसको लाया जा रहा है। जिस तरह जहाँ साहब ने फरमाया, बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं असम्बली के अंदर, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी असम्बली के बाहर बैठे हुए हैं लेकिन वो बैठना चाहते हैं अंदर। तो उस चीज़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कि ऐसे जिनके भतीजे भांजे बैठे हैं लेकिन वो खुद बाहर हैं, उनके पैसे के इस्तेमाल के लिए, तो ये मेरे ख्याल में ये बारिश का पहला कतरा नहीं, ये करप्शन की तरफ एक ऐसा कदम है जो अगर उठ गया तो मेरे ख्याल में हर पार्टी जो है इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। ओवरसीज़ को पहले भी जो है वह सोने की चिड़िया के हवाले से मशहूर है, और जब भी इसको ज़रूरत पड़ती है पैसे के हवाले से तो इनको यूज़ किया जाता है। तो इस शिक का जो मतलब है वो भी यही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं, जो सरमायादार हैं, वो वापस पाकिस्तान में उन्हीं हल्कों से इलेक्शन लड़ें और पार्टी फंड भी दें। ज़ाहिर है तभी उनको टिकट मिलेगा। एक बंदा अमेरिका में या यूरोप में रह रहा है, उसका हल्का पाकिस्तान में तो नहीं है, तो पाकिस्तान में अगर उसको कोई हल्का दिया जाएगा कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़ो, तो उसके लिए पार्टी फंड आप अंदाजा लगा लें कितना दिया जाएगा। फिर दूसरी चीज़ जो इसके अंदर, एक और चीज़ इस आइन के अंदर है कि जब आप इलेक्शन जीत जाएंगे तो आपको वहाँ की नेशनलिटी छोड़नी पड़ेगी। तो इसमें नज़र नहीं आ रहा है कि ओवरसीज़ को क्या बेनिफिट देना चाह रहे हैं। हमारी जो डिमांड शुरू से रही है वो जिसके पास पीओसी पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है उसको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, उसकी आवाज़ असम्बली में या सेनेट में होनी चाहिए। हमारा शुरू से यही मुतालबा रहा है। जब आज से 8-10 साल पहले जो असम्बली के अंदर मीटिंग्स हुई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो भी उस वक्त के नुमाइंदे थे, तो जो सारी सूरत उसमें स्टडी की थी, मैंने तो खुद जाके जो है पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त चौधरी कमर ज़मान कहराज साहब थे, रहमान मलिक साहब थे, उस वक्त ये इस बात पे काफ़ी बहस हुई थी, और वहाँ पे असम्बली के अंदर भी जाके डिस्कस किया। तो उन्होंने कहा जी कौमी असम्बली के अंदर जो है इसकी जो आइन के अंदर तब्दीली वो बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। बेसिक जो है अगर इसमें ओवरसीज़ को नुमाइंदगी दी जाए तो वो सेनेट बनती है। तो हमने उस वक्त भी कहा था कि ठीक है सेनेट में नुमाइंदगी हो, लेकिन होनी इसी तरह चाहिए जिस तरह से हमारे यहाँ के हमारा अपना हल्का हो। अगर कौमी असम्बली के हवाले से भी सीटें होंगी तो हमें ज़ाहिर वोट लेने पड़ेंगे, चाहे उसका हल्का बार्सिलोना हो, चाहे उसका हल्का पेरिस हो, अमेरिका हो या गुजरात हो, बात एक ही है। हम उस रवायती सियासत का शिकार हो जाएंगे। हम उसी चीज़ को, हम जो यहाँ पर मौजूद है, हम वही कल्चर यहाँ पर ले आए हैं अपनी लोकल सियासत के अंदर, अपनी लोकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर। कल को अगर हमारा हल्का बन जाता है जी, आपका हल्का बार्सिलोना, मिलान, पेरिस, इसमें से 2 बंदे सेलेक्ट होने हैं, तो वोटों के मांगने का तरीका वही, बरादरीज़म वही, सारा वही सिलसिला चल निकलेगा। तो बेसिकली जो है हमने इस कल्चर से बाहर निकलना है। हम जो यूरोप के अंदर रह रहे हैं उनको इस सिस्टम में नहीं डालना है। इसमें अगर डाल देंगे तो हम अपने मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। उसका जो हल है वो है सेनेट के अंदर नुमाइंदगी। सेनेट के अंदर नुमाइंदगी कौन लोग, जो लोग अहल हैं, जिनको पॉलिटिकल पार्टी, अगर पीटीआई के अगर 100 सीटें हैं तो वो अपने 3 नुमाइंदे रख सकती है ओवरसीज के। मुस्लिम लीग नून के अगर यानी कि जो उनकी परसेंटेज होगी उस हवाले से वो अपने लोगों को जो है असम्बली के अंदर ले गए। इससे एक तो आपके वो लोग आएंगे जो आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सके। अगर कोई ऐसा बंदा चला जाता है, बात उसमें भी सिफारिश और अपने एक ताल्लुकात पे आ जाएगी, लेकिन कम से कम ये तो होगा कि ये बंदा हमारा नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद है। पहली दफ़ा हो सकता है ताल्लुकात पे जाएं, दूसरी दफ़ा हम लोग उसकी मुखालफत इस तरह करेंगे अगर कोई काम ना हुआ, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा सेटअप बनेगा कि सेकंड टाइम मजबूर हो जाएगी पॉलिटिकल पार्टी उन लोगों को आगे लाने के लिए जो वाकई ही कुछ करना चाहते हैं ओवरसीज के लिए। तो उससे एक तो हल्का बंदी से बचत हो जाएगी, वोटिंग से बचत होगी, और जो अपनी खींचातानी और जो यहाँ की दुश्मनियाँ पाकिस्तान में और पाकिस्तान की दुश्मनियाँ हम यहाँ पर लेके आते हैं, तो उस झंझट से हम बच जाएंगे। तो हमने 2 चीज़ें देखनी है, एक तो उस रवायती सिस्टम से बाहर हो, दूसरा हमें सिर्फ पैसा और फंड के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपकी
सीटें हैं मखसूस और सेनेट के अंदर, क्योंकि कानून साजी जब भी होगी असम्बली और सेनेट दोनों में होती है, तो अगर आप सेनेट के अंदर नुमाइंदगी मौजूद है तो इसका मतलब है कि हम उस कानून साजी, हम उस सारे सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। तो इसलिए कौमी असम्बली के अंदर जो है या तो फिर मखसूस सीटें हों जिस तरह खवातीन की होती है, लेकिन अगर हल्का बंदी की जाएगी तो मुझे इस बात का शदीद खदशा है कि हम उन्हीं हालात का शिकार हो जाएंगे, उसी रवायती सियासत का जिससे हम बचकर यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पे आके हम इस चीज़ को अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए इसके अंदर ऐसी कानून साजी की जाए जिससे हम दोनों चीज़ें बच के अपनी रियल नुमाइंदगी जो है वो उन नुमाइंदगी तक पहुँचा सकें, उन वहाँ पे नुमाइंदगी कर सकें जहाँ हम मुसीबत का शिकार होते हैं और जहाँ हमारी कोशिश होती है कि हमारी आवाज़ पहुँचे, लेकिन कोशिश करने के बावजूद हमारी आवाज़ जो है वो उन दरों दीवारों से टकरा के वापस आ जाती है। जी बिल्कुल, हमारी आवाज़ दरो दीवार से टकरा के वापस आ जाती है और हमारे मसाइल वहीं के वहीं खड़े नजर आते हैं। जी नसरुल्लाह चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे इस बिल के हवाले से? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप बड़े अच्छे मौज़ूआत सेलेक्ट करते हैं और ये ज़रूरत होती है वक्त की। और उसके साथ साथ मैं रियाज सिद्दीकी साहब, शहबाज चौहान साहब और चीमा साहब, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। और जहाँ तक ये बात है ना, ये क्वेश्चन जो आपने किया है डॉक्टर साहब, आप यकीन करें कि ये इंतहाई मुबहिम और हकीकत के करीब कानून नहीं है। पहली बात ये जो लेके जा रहे हैं, आप ये अंदाजा करें कि कौन सा बंदा है जो यहाँ रहता है और वहां जाकर सियासत करेगा, वहां जाकर वोट डालेगा, वहां जाकर इलेक्शन लड़ेगा। उसको तो वहां के मसाइल का पता नहीं, वहां तो लोगों को जानता नहीं है। ये तो बिल्कुल हकीकत से बिल्कुल अजीब सी बात उन्होंने कर दी है। शायद इन्हें खुद भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत आई थी ओवरसीज पाकिस्तानियों के ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने से, उनके फंड से, इसलिए वो चाहते जरूर है कुछ ना कुछ करने, लेकिन इनको अभी तक वो समझ नहीं आ रही। आप देखें फॉर एग्जाम्पल, वो कह रहे हैं कि वहां जाकर इलेक्शन लड़ेंगे, अगर जीत जाते हैं तो फिर नेशनलिटी छोड़ेंगे। तो ये एक जेब सी बात है, ये एक मजाक सा थोड़ा सा लगता है। इसको अभी इनको कानून साजी करनी चाहिए। और दूसरी बात जो जरूरी है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने क्या करना है, उनका मतलब सिर्फ ये है कि वहां उनको नुमाइंदगी दी जाए, जिस तरह सेनेट में नुमाइंदगी दी जाती है, कौमी असम्बली के महसूस नशिस्तों पे दी जाती है, ताकि वो अपने मसाइल जो यहाँ से वहां लेके जाएं, वहां से लोगों से कोऑपरेशन करके वो असम्बली में पेश कर सके कि हमें ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं। क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे ज्यादा पाकिस्तान से आप यकीन कर सिंसियर होते हैं, मुखलस होते हैं, सबसे ज्यादा अवेयरनेस उनको होती है, टीवी पे सबसे ज्यादा वो अपने हालात, मुल्क के हालात से फिक्रमंद होते हैं और वो चाहते हैं कि अपने मुल्क के लिए कुछ करें। उसका एक ही तरीका है, वहां जाकर उनको आप इलेक्शन सिस्टम में डालेंगे तो ये कोई उनके साथ आप भलाई नहीं कर रहे, उनको एक नए इम्तिहान में डाल रहे हैं। और दूसरा आप लोग ये कर रहे हैं कि वो जो दौलत वहां से कमाएंगे वहां जाके लगाएंगे, ये भी एक नाइंसाफी है। एक बंदे के पास बहुत दौलत है, एक बंदे को आप बहुत आगे खड़ा कर देते हैं, को पीछे खड़ा करते हैं और फिर उनको दौड़ाते हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इन पे इनको गौर करना होगा, फिर जाके ये कानून साजी करें और फिर वो जो हकीकत के करीब कानून साजी हो उस पर अमल दरामद हो, तो वो ओवरसीज पाकिस्तान को काबिल कबूल होगा। जी बिल्कुल, कानून साजी में अभी बहुत सारे इबहाम मौजूद हैं। नसरुल्लाह चौधरी साहब बता रहे थे हमारे नाजरीन को। जवाद चीमा साहब, आपकी तरफ आऊँगा, आप इस बिल को किस नज़र से देख रहे हैं? जवाद चीमा, आवाज़ आ रही है आपको? मेरे ख्याल में जवाद चीमा साहब कनेक्ट नहीं है। तो इस बिल के हवाले से ही हम बात करेंगे जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान, जो पीटीआई की हुकूमत, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि तारकीन वतन की सबसे मकबूल जमात है और वो एक वादा पूरा करने जा रही है। क्या वो वादा जब पूरा होगा हमें रिलीफ मिलेगा, यानी तारकीन वतन को रिलीफ मिलेगा? जी खालिद साहब, आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर कि स्पेन के साथ तो डबल नेशनलिटी है नहीं पाकिस्तान की, अगर स्पेन से कोई बंदा इलेक्शन लड़ना चाहेगा तो वो किस तरह इलेक्शन लड़ेगा? क्या उसके लिए कोई अलग कोई तरमीम पे शामिल करेंगे या वो स्पेन फारिग? देखिए वही है ना, बेसिक तो वो कानून जो लोग बना रहे हैं, पाकिस्तान की जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि वहाँ पे उन लोगों के हाथों में कानून दे दिया जाता है, उन लोगों को वजारत दे दी जाती है जिसको उस वजारत का, उस चीज़ का एहसास ही नहीं होता। जो लोग अब ये कानून बना रहे हैं, आप ओवरसीज मिनिस्ट्री देख लें, वो बेशक ओवरसीज बंदा है लेकिन ओवरसीज के साथ उसका लिंक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी बंदे का लिंक होता ओवरसीज के साथ तो कानून बनाने से पहले ये सोचता कि डबल नेशनलिटी दुनिया के अंदर आप देख लें, यूरोप के अंदर मेरे ख्याल में इटली, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड के अलावा मेरे ख्याल एक दो मुल्क और है, नॉर्वे, डेनमार्क है, बाकी किसी के साथ भी जो है वो डबल नेशनलिटी का मायदा नहीं है। उसके बाद अरब कंट्रीज जितने भी हैं किसी के साथ डबल नेशनलिटी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, होना तो ये चाहिए था जब भी बात की जाए ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात की जाए,
जब पीओसी पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड बना था तो उसके बनाने का मकसद ये था कि हमें वही सहूलतें मैसर हों जो एक आम पाकिस्तानी को, कि हम ओरिजिन पाकिस्तानी हैं। तो जब भी कोई कानून बनाना चाहिए वो पाकिस्तान ओरिजिन पाकिस्तानी के लिए बनाना चाहिए। डबल नेशनलिटी है या नहीं है, इसमें ना तो हमारा कोई कसूर है ना जो ओवरसीज में रह रहे हैं किसी का। ये तो एक मुल्कों के साथ मुआहदा है और स्पेन के साथ मुआहदा ये आज भी नहीं है और ये आने वाले बहुत सारे सालों तक ये नहीं होना, क्योंकि हमें इस चीज का रियलिटी का पता है। इसलिए ये कानून ही जो है वो गलत तरीके से इसको सिर्फ जो है वो चंद मखसूस लोगों के सोच के मुताबिक, जिस तरह पाकिस्तान जिस तरह ओवरसीज के लिए पीटीआई का हमेशा से कहा जा रहा है कि ओवरसीज का ये बहुत बड़ा काम करेगी, ये करेगी, और हमने जो देखा कि वो हालात वही हैं जो दूसरी गवर्नमेंट के साथ से, चाहे वो स्पेन वापस आने वाले पाकिस्तानी हैं, चाहे बीआईए के किराए हैं, चाहे जिनके रेजिडेंस कार्ड खत्म हुए हैं, वही प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं जो इससे पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौर में थी। तो हालात वैसे के वैसे ही, कोई चेंजिंग नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ वही सलूक हो रहा है जो इससे पहले हो रहा है। अब भी जिस तरह पहले भी कोई कानून बनाया जाता है किसी सरमायादार के लिए, किसी बड़े अफसर के लिए, किसी बड़ी पार्टी के लिए, तो उस कानून को इसलिए बनाया जाता था कि वो बच जाए। आज भी वही कानून बन रहे हैं कि उसी सरमायादार को लिए, उसी बंदे के लिए कि वो पाकिस्तान से बाहर है, वो इलेक्शन लड़ सकता है, जीत जाता है तो अपनी नेशनलिटी छोड़ देगा, बाद में जाके फिर ले लेगा। तो ये सारा कानून ही मैं समझता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ एक मजाक है। मैं तो दरख्वास्त होगी आपके प्रोग्राम के हवाले से, अगर ये आवाज हमारी उन्हें वालों तक पहुंच सकती है जो ये कानून बनाने जा रहे हैं या जहाँ सोच रहे हैं, तो खुदाया उसमें ऐसा सोचें कि ये तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हो, चंद मखसूस लोगों के लिए नहीं। तो इस कानून की जो बेस है मेरे ख्याल में वही गलत है। अगर जीत जाता तो नेशनलिटी छोड़नी पड़ेगी। तो देखें ना आप, एक मज़ाक़ेज़ बात लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ एक और मजाक किया जा रहा है। तो जी हमें बिल्कुल, ओवरसीज के साथ, तारकीन वतन के साथ शुरू से ही मजाक ही की कैफियत है। जिस तरह खालिद शहबाज चौहान कह रहे हैं कि वो सारे मसाइल इस हुकूमत के अंदर भी उसी तरह सर उठाए खड़े हैं जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में थे, जबकि तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा जाता है कि ये ओवरसीज़ की पसंदीदा जमात है, ओवरसीज़ इन्हें पार्लियामेंट में लेके आई है। लेकिन ओवरसीज़ के लिए जो मसाइल खालिद ने बयान किए वो उसी तरह खड़े हैं। हालांकि चाहिए तो ये था कि इन मसाइल को ये हुकूमत प्रायोरिटी पर रखती और पहले फुर्सत में इनको हल करती। राजा ज़ियाद सिद्दीक़ साहब, आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तानी जो स्पेन के अंदर नेशनलिटी हासिल कर लेता है, उसके बाद पीओसी कार्ड के हवाले से कहा जाता है कि अगर वो पीओसी कार्ड बनवा लेता है तो उस पर उसे वो तमाम सहूलियात मिल जाएंगी, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो भी उसका काम वगैरह होंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि वो पीओसी जो कार्ड है उसके अंदर उसका जो पाकिस्तान का पोस्टल एड्रेस है वो ही ख़त्म कर दिया जाता है, तो वो किस तरह इलेक्शन कैसे लड़ेगा? अगर उसके साथ पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो जाता है, हादसा हो जाता है, तो वो क्या पीओसी के कार्ड के ऊपर जो पाकिस्तान की बजाय स्पेन का उसका एड्रेस लिखा हुआ है, तो वो स्पेन उसको वापस भेजेंगे या उसका कोई हल पाकिस्तान के अंदर हो सकता है? क्योंकि उसके कार्ड अगर जेब से निकलता है, उसका हादसा हो जाता है, तो उस पर तो स्पेन का नंबर लिखा हुआ है, उस पर तो स्पेन का एड्रेस लिखा हुआ है, पाकिस्तान का तो एड्रेस भी ख़त्म कर दिया गया है, तो वो इलेक्शन कैसे लड़ेगा, किस हल्के से लड़ेगा? हाँ जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी टेक्निकल एक्चुअली बात कर दी है। तो लेकिन इसमें एक बात है ना कि जो अभी फिलहाल आप लोग तरमीम जो ला रहे हैं, जिस तरमीम का हमने सुना है या हमें बताया जा रहा है और जिसके चर्चे हो रहे हैं, उस तरमीम में और पोक जो है पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, उसका तो जिक्र ही नहीं है ना। जिस तरह शहबाज चौहान साहब भी बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं कि वो होना चाहिए, लेकिन उसका जिक्र उस तरमीम में नहीं है। उस तरमीम में सिर्फ ये है कि डबल शरीयत रखने वाले जो पाकिस्तानी है वो जो है उनके लिए तरमीम लाई जाए ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें। बात रहेगी पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड वालों की, तो मतलब ये तो इस तरह के, अगर आप पाकिस्तान नजात जितने पाकिस्तानी हैं जो सारी दुनिया पे फैले हुए हैं, चाहे वो ओरिजिन कार्ड रखते हैं, चाहे वो डबल नेशनलिटी रखते हैं, चाहे कोई, उन सबको बराबरी का हक दिया जाए। लेकिन जो आपने इस बारे में पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड के बारे में टेक्निकलिटी जो है सामने लाए हैं, वो एक टोटल डिफरेंट टॉपिक है कि उसमें क्या क्या चीजें और किस तरह चीजों को ऐड किया गया है। डेफिनेटली ये जो इतराजात आपने उठाए हैं इन पे भी गौर करने की जरूरत है, और जो कानून साजी करते हैं इन्हें सब बातों को मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि मतलब कानून साजी करने वाले लोग, जिस तरह बाकी आप पाकिस्तान में कानून साजी की हालत देख रहे हैं ना, कि ऑर्डिनेंसेस पे गवर्नमेंट चलाई जा रही है, कोई कानून पास नहीं होता, कोई तरमीम नहीं हो रही, बेशुमार ऑर्डिनेंस लाए गए हैं, तो उसकी वजह से जो है ये कानून भी इसी तरह है कि इसे सिर्फ सामने लाया गया, मेरे ख्याल के मुताबिक सिर्फ शो कर दो, इसमें कुछ टाइम गुजर जाएगा, उसके बाद देखी जाएगी कि दोबारा ओवरसीज के साथ क्या होता है या कैसे करते हैं। अब देखिए ना, जरा बल्दियाती इंतखाबात का एक
शोर उठा दिया गया और बलदियाती इंतखाबात को साथ ही गैर जमाती बुनियादों पे उसको मतलब शोर कर दिया गया कि गैर जमाती बुनियादों पे वो होंगे। मकसद क्या है कि वो सारे सियासी जो सेटअप है उसे एक साइड पे कर दिया जाए, सियासी जमातों को एक साइड पे कर दिया जाए, मनपसंद लोग जो हैं वो चाहे जहां से भी हो वो सामने आ जाएंगे और उसके बाद बलदियाती गवर्नमेंट्स उनको लेके कायम कर दी जाएंगी। इसी तरह ये जो हमारा डबल नेशनलिटी वाला है, इसमें भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं कि जिन्हें नवाजना मकसूद है, जिन्हें सामने लाना मकसूद है, और उन्होंने मुख्तलिफ पार्टीज के साथ उन्होंने फंडिंग भी की हुई है, सब कुछ किया हुआ, और अभी तक वो MNAs का या जो भी आप कह लें उनके साथ वो नहीं लग सका, और वो चाहती हैं उनकी पार्टीज को उन्हें एडजस्ट किया जाए, इसलिए उसमें डबल नेशनलिटी को डाल दिया गया। डेफिनेटली मेरा ख्याल है स्पेन या बाकी चीज़ से वो भी आगाह है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद यहाँ पे उनके मुफादात नहीं होंगे या यहाँ के लोग उस तरह उन्हें फंडिंग नहीं करते होंगे, इसलिए उन्होंने फिलहाल पर से पुश डाल के तो सिर्फ डबल नेशनलिटी पे फोकस कर दिया। जी, डबल नेशनलिटी पर फोकस कर दिया है। नसरुल्लाह चौधरी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। कहीं ये 2021 के अंदर होने वाले सेनेट के जो इंतखाबात हैं उसमें बाहर बैठे अपने दोस्तों को अंदर करने की कोई बात तो नहीं हो रही है ये सारा कुछ करके? असल में डॉक्टर साहब ये जो पॉलिसियां बना रहे हैं ना, ये कुछ लोगों को वाकई सही बात है, कुछ नवाजने के लिए, उनको ओबलाइज करने के लिए बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको वो बात बताना चाह रहा हूँ जो आपने POC कार्ड के बारे में की है। POC कार्ड जो है बेसिकली उस पर दोनों ड्रेस भी हो सकते हैं, लेकिन आपको टेक्निकल तौर पे उन एक ऐसे बंदे को भी शामिल करना चाहिए जो इस शोबे से तलका होता है, जो कार्ड वगैरह बनाते हैं, और उस पर वो सहूलतें दी जाती हैं कि आप वहाँ पाकिस्तान में प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं और आपको वहाँ मालकाना हकूक हासिल होते हैं। लेकिन ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जो कुछ वहाँ नारवा सलूक किया जाता है वो तो किसी पोशीदा नहीं है, तो वहाँ इनकी जिदातों में कब्जा कर ली जाता है, वहाँ इनको वो हकूक राइट्स नहीं दिए जाते, और हालांकि यही लोग उन लोगों को फीड करते हैं, चाहे वो हुकूमत की लेवल पे हो या फैमिली बेसिस पे हो। ये लोग बहुत ज्यादा को फीड करते हैं, जिसके रिस्पांस में इन्होंने अपना वो जो उतारने के लिए कि हम आप कल के कुछ कर रहे हैं, उन्हें ये एक कानून को मुतारफ कराने की कोशिश की है, जो कि बिल्कुल अभी तक इम्प्लीमेंट के काबिल नहीं है, और ना इस पे वो नजर आता है किस तरह ये इसको अमल दरामद करवाएंगे, और जो इस पे वो राइट रख रहे हैं अभी बहुत ही अमेंडमेंट करने की जरूरत है, और वो यकीनन वो करेंगे। और इसको बेहतर बनाने के लिए इसमें तो कोई शक नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानियों को अपने वोट का हक होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो ये शराइत रख रहे हैं ना, वो ज्यादा मुश्किल शराइत है, उससे यकीनन जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है वो मुतासर होंगे, उन्हें समझ नहीं आएगी वो कौन सा रास्ता इख्तियार करें और किस तरफ जाएं। जी, समझ नहीं आ रही कि कौन सा रास्ता इख्तियार करें और कहाँ पर जाएं। हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही है नसरुल्लाह चौधरी साहब के हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, और हमारे जो खदशात हैं, जो मेरे पैनल के मुअज़्ज़ज़ रुकन जो कह रहे हैं, वो उन तक पहुँचें और हमारी आवाज़ सुने कि हमें क्या खदशात हैं, और इन खदशात की रोशनी में जब वो इस बिल को लेकर आएँ उसमें जो तरमीम करें और हमारी ख्वाहिशात को भी सामने रखा जा सके। जवाद चीमा साहब, आप मौजूद हैं हमारे साथ? जवाद चीमा साहब, आपको आवाज़ आ रही? नहीं, जवाद चीमा साहब इस वक्त हमारे साथ नहीं है, उनका कोई टेक्निकली प्रॉब्लम चल रही है। इस वक्त आप प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ दोस्त, जिसमें आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से जो पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश होने जा रहा है कि वोट का हक मिलने के बाद अब तारकीन वतन को इंतखाबात लड़ने की भी इजाज़त होगी। इस हवाले से तारकीन वतन के क्या खदशात हैं और वो क्या उम्मीदें रखते हैं हुकूमत से कि किस तरह ये बिल जो है वो हमारे जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए और हमारी जो पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ है वो उसका हिस्सा बन सके। तो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त लाइव, जो दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव जा रहा है। देख रहे हैं शकील डिंगा साहब, नोमान जावेद वड़ाई साहब देख रहे हैं, और मोहम्मद इकबाल खोकर साहब हैं, खुरम चौधरी साहब देख रहे हैं, शान अली साहब हैं, और रहील असलम साहब देख रहे हैं। दोस्त कह रहे हैं कि अच्छा प्रोग्राम है, इस इशू पर बात होनी चाहिए। तो मैं बढ़ूँगा खालिद शहबाज चौहान साहब की तरफ। खालिद साहब, ओवरसीज़ के मसाइल का हल किस तरह है? हम किस तरह अपने मसाइल को, जो हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं, जो हमें अपने वतन के साथ जो हमारे मसाइल हैं, उनको हल के लिए तरीक़ाकार क्या है? देखिए, सबसे बेसिक तरीका तो यही है कि हमारी नुमाइंदगी वहाँ पर हो जहाँ पर ये कानून बनते हैं, यहाँ पर इस बात को कि जितनी भी बहस होती है वहाँ पर सेनेट हो या असम्बली हो, वहाँ पर अगर कोई हमारा हकीकी नुमाइंदा बैठा होगा
तो ज़रा जब एयरपोर्ट की पॉलिसी बनेगी, जब FIA की पॉलिसी बनेगी, जब ASF की पॉलिसी बनेगी, तो वहां पर हमारी आवाज मौजूद तो होगी। वो कह तो रहे हैं कि इलेक्शन लड़ें आप, लेकिन वो जिस तरह से वो इलेक्शन कर रहे हैं, वो मैं नहीं समझता कि ओवरसीज की नुमाइंदगी होगी। वो तो उनकी उन्हीं के लोग जो आना चाह रहे हैं उनको ले आएंगे। ये बिल, ये हमारा मुतालबा वहीं का वहीं खड़ा है। तो जब तक वो नहीं होगा, जब तक उस वक्त तक मेरे ख्याल में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए मैं आवाज दोस्त के प्लेटफॉर्म से आपको और जितने भी यूरोप में बसने वाले सहाफ़ी हैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस आवाज़ को उठाएं अपने प्रोग्राम्स में, अपनी फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया पे। एक बात देखी है कि PTI की गवर्नमेंट जो है, जब भी सोशल मीडिया पे कोई आवाज़ उठती है तो वो सुनती है और देखती है और उससे घबरा जाती है और फिर फैसले भी चेंज करती है, यू टर्न भी लेती है। तो अगर इस बात को मूव किया जाए कि ये जो कानून है ये ओवरसीज के लिए नहीं है, ये सिर्फ चंद मखसूस लोगों के लिए है, तो उसका प्रेशर इतना बिल्डअप होगा कि मुझे लगता है कि इस पर भी यू टर्न लिया जाएगा। और जब भी कानून साजी होगी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए होगी, ना कि किसी मखसूस तबके के लिए। तो बाकी बात वही है, यहाँ पर हमारे यूरोप के अंदर जितने भी पॉलिटिकल पार्टियों के विंग्स हैं, वो विंग्स तो बन जाते हैं लेकिन कभी भी वो उस काम नहीं आए। अभी स्पेन में पिछले दिनों में जितनी भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर रही, चाहे वो PIA के आने के हवाले से थी, चाहे वो कोविड में बॉडियां जाने के हवाले से, जिनके रेजिडेंस कार्ड एक्सपायर हो गए थे वो थे, अभी जो लोग फंसे हुए हैं जो नहीं आने चाह रहे। अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी की ये विंग अपने ठीक तरीके से काम करते और पॉलिटिकल पार्टी ओवरसीज के लिए कुछ करना चाहती, तो मेरे ख्याल में ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है ये। लेकिन खालिद साहब, मैंने पॉलिटिकल पार्टीज के जितने विंग हैं उनके हवाले से प्रोग्राम किया था, तो उन्होंने सभी ने कहा कि ये सारे काम जो आप कह रहे हैं ये तो हमने किए हैं। बस वो ऐसे ही है ना, बस जैसे किए हैं वो आपके सामने है। तो आज भी जब हम एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो हमें जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, हो सकता है आपको या मुझे ना करना पड़ता, बात आम बंदे की कर रहे हैं। तो वहां पे जब भी कोई सादा लो बंदा आता है उसको आते हुए भी रोक लेते हैं, जाते हुए भी रोक लेते हैं। तो वहां पर तो अगर आप समझते हैं कि ओवरसीज कम्युनिटी हमारा सरमाया है, तो हमें एयरपोर्ट पे उतरते भी हमें वो माहौल मिलना चाहिए, हमें लगे कि हम इनका सरमाया है। लेकिन बात ऐसे ही हमारे साथ वो सुतेली माँ जैसे ही सलूक होता है। तो उस सब के लिए जो हल है, हल तो यही है कि हमारी नुमाइंदगी हो और हम पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो भी बंदा ओवरसीज के हवाले से अपॉइंट किया जाए, जिस मिनिस्ट्री को अपॉइंट किया जाए, उस मिनिस्ट्री को कम अज कम ओवरसीज के लिए इस तरह लिंक होना चाहिए कि उस लिंक के जरिए जो है वो सिस्टम एक क्रिएट किया जाए। मुझे याद है कि गुलाम सरवर खान साहब थे जब ओवरसीज मिनिस्टर, तो उन्होंने एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी, जिसको बाद में एक दो दफा फिर बनाएगी। लेकिन कोई भी इस किस्म की एडवाइजरी काउंसिल, कोई भी इस किस्म का जो सिस्टम है वो कभी कंप्लीट नहीं हुआ, रास्ते में रुक जाता है। तो ओवरसीज मिनिस्ट्री की जो एक अच्छी मिनिस्ट्री है, एक्टिव मिनिस्ट्री, जिसको काम लाकर और सबसे अहम मिनिस्ट्रियों में से एक हो सकती है अगर इस पे काम किया जाए। आप बार्सिलोना कॉन्सुलेट को देख लें, यहाँ ओवरसीज मिनिस्ट्री का एक नुमाइंदा था, पिछले 3 साल से वो सीट खाली पड़ी है और किसी को फिक्र ही नहीं है कि यहाँ पर कोई बंदा बैठना है, किसी ने बात करनी है। आज अगर वोट के हवाले से बात हो रही है, अगर हम कोई अहम मीटिंग करना चाहते हैं, इस हवाले से अपने तफजात पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे पास ये स्वाई प्रेस के अलावा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। आज अगर वेलफेयर अताशी यहाँ पर मौजूद होता तो हम उसके पास बैठे होते, कहते भाई लेटर लिखें, भाई ये हमारे खदशात है। स्पेन में रहने वाली तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी डबल नेशनलिटी नहीं रखती, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितने डबल नेशनलिटी वाले करते हैं। तो खालिद साहब, आपने पहले भी दो लेटर लिखे, लेटर तो वहां पहुंच जाता ना। खालिद साहब, आपने पहले भी 2 लेटर लिखे, क्या उनका जवाब आपको मिला? बस एक लेटर का गोलमोल जवाब मिला है, दूसरे लेटर का भी इंतजार करें। इसलिए करें कि वेलफेयर अताशी की सीट तो आप इंतजार कीजिएगा। राजा जिया सिद्दीक साहब, आप बताइएगा कि सियासी जमातों के जो विंग्स हैं यूरोप के अंदर, उनका क्या किरदार बनता है? डॉक्टर साहब, अगर तो बात वो ये ना कि कोई भी काम जो है जिस वक्त आप ईमानदारी या दयानतदारी से करेंगे ना, तो फिर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर किसी काम के करने में ये चीजें नहीं होगी, सिंसियरिटी नहीं होगी ना, सिर्फ ये जो ओवरसीज के विंग हम बना लेते हैं, मैं सिर्फ अगर अपनी जाती जान पहचान के लिए मैं बनाऊंगा ताकि मेरे जो कायदीन है वो मुझे जान जाए, मुझे पहचान जाए, और वो जब यहाँ आए तो मैं उन्हें प्रोटोकॉल दूं, तो जब मैं वहां जाऊं तो अभी तक तो यही हो रहा है ना, अभी तक हमने जो देखा है वो यही है। हाँ, बिल्कुल बदकिस्मती से डॉक्टर साहब ऐसे ही हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है। वरना ये जमहूरियत जो है, ये जमहूरियत जितनी मजबूत वहां पे होनी चाहिए थी इतने अरसे से, वो क्यों नहीं हो सकी ना? उसमें बहुत सारा कसूर है जमहूरियत पसंदों का अपना भी है। इल्जाम तो हम दूसरी कुव्वतों पे लगा देते हैं, लेकिन जमहूरियत पसंदों का अपना भी कसूर है। ये जो यहाँ पे विंग है, अगर ये विंग अब जब ये मौका आया है कि आपको इलेक्शन लड़ने का हक दिया जा रहा है, तो आप भरपूर तरीके से अपने अपने सियासी कायदीन के साथ इस मसले को उठाएं कि ओवरसीज वो होता है जो पाकिस्तान से बाहर होता है, पाकिस्तान की सरहदों से बाहर बैठा हुआ है।
पाकिस्तान की उन सरहदों का मुहाफ़ज़त है जो पाकिस्तान से बाहर है, वो ओवरसीज है। वो नहीं है जो मतलब पाकिस्तान में या जो डबल नेशनलिटी रखता है, ओवरसीज को ओवरसीज का हल्का चाहिए है इलेक्शन लड़ने के लिए, ताकि मुझे पता हो कि ये मेरा नुमाइंदा है और वो उन मसाइल से गुजर चुका हो जिन मसाइल का हर पाकिस्तानी को सामना होता है। आप तो खुद साफी हैं माशाल्लाह, आप तो रोज देखते हैं कि पिछले दिनों में कितनी खबरें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ हल्कों से आ रही हैं, जो टोटली ओवरसीज के मकानों पे कब्जे, उनके जदादों पे कब्जे, उनकी जमीनों पे कब्जे, उनको नादरा के प्रॉब्लम्स, मतलब बेशुमार मसाइल हैं। और ये बेशुमार मसाइल वहीं के वहीं हैं, खत्म होने का नाम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? उसकी बेसिक वजह ही है कि आप उन्हें उस तरह एड्रेस नहीं करते, आप उस तरह से मुखलस होकर साथ चलते नहीं है। तो मेरे अपने इन भाइयों से जो यहाँ पे हमारी सियासी जमातों के ओहदेदार हैं, जो विंग हैं सारे उनके, तो ये उनसे गुजारिश है, चाहे वो स्पेन में है चाहे कहीं भी हैं जो सुन रहे हैं, कि खुदारा अब एक मौका आया है, अगर कोई पार्टी संजीदगी से कानून साजी की तरफ जा रही है तो आप लोग अपनी आवाज को बुलंद करें, अपनी आवाज को उठाएं और इसमें जो तरमीम होने जा रही है उसमें जो कोताहियां हैं, जो कमियां हैं, उन्हें दूर करें। ये मुसवदे लोगों को मिल सकते हैं, यह मुसवदा जो है तरमीम का इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरे दोस्तों को मिल सकता है तरमीम होने से पहले, और उस मुसवदे को पढ़ें और उसके बाद मुतलका, चाहे जुल्फी बुखारी साहब हैं इसके पीछे, या कोई वजारत दाखिला है या वजारत ओवरसीज है, इवन के इमरान खान साहब जो है वो अपनी जो है आपका सोशल मीडिया उसे जो बाकायदा उसे देखते हैं और उसके मुताबिक अपने फैसले लेते हैं। तो अगर तरीके इंसाफ वाले जो हमारे विंग हैं, जो दोस्त हैं, वो भरपूर तरीके से उठाएं और इसमें जो कमियां कोताहियां उन्हें अगर दूर कर दिया जाए तो ये एक अच्छी कानून साजी हो सकती है जो हमारे मसाइल के हल को मुमकिन बना सकती है। जी बिल्कुल, मैं बढ़ूँगा। हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, सियासत पर उनकी नज़र है, उनकी जानिब नसरुल्लाह चौधरी साहब, आप बताइएगा, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अदाद शुमार आते हैं जिसमें कहा जाता है कि 3000 के करीब लोग डुअल नेशनलिटी रखते हैं, जो इन MNA, MPs और सेनेटर्स और दूसरे जो हाई सीट्स हैं उनके जो बहन भाई हैं या वो खुद हैं, वो तकरीबन 3000 के करीब हैं डुअल नेशनलिटी वाले। क्या ये कानून उन्हीं के लिए होगा? नहीं, बात ये है डॉक्टर साहब कि थोड़ी सी मैं अपने दोस्तों के थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। आपको इस बात का भी जवाब देता हूँ। पहले मैं मुझे शहबाज साहब कह रहे थे, हमारे दोस्त शहबाज साहब कह रहे थे कि ये यू टर्न लेंगे। पहली बात है कि हम तो खुद कह रहे हैं कि यू टर्न लेने में और पॉलिसी को बेहतर बनाने में जरा फर्क थोड़ा सा डिफिनेशन कर ले, कि जब हम कहते हैं कि आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं, इसको सही तरीके से बनाएं, कानून साजी सही तरीके से करें ताकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को सही मानों में इसका फायदा हो, तो फिर हम समझते हैं उसको हम यू टर्न नहीं कहते, उसको हम कहते हैं उसके बेहतरी लाना। दूसरी जो एक बात की मेरे भाई रियाती की जाने वाला गैर जमाती इंतखाबात इसलिए जरूरी है कि वहां हम कब तक सियासत में उलझे रहेंगे और वही जमातों से टच रहेंगे और वो नुकसान होगा उनका। वहां जब जो बीडी इलेक्शन होता है, इसका मतलब बेसिक डेमोक्रेसी में हमें हर बंदे को हक है, जो बेहतर बंदा है उसको वो मुंतखब करें, और उसके लिए जरूरी है कि वो अपने गली मोहल्ले में जिसको समझते हैं को काबिल है, पढ़ा लिखा है, लायक है, वो हमारे मसाइल को हल कर सकता है, उसको ये हकीकत में मिल चाहिए, चाहे उसका किसी पार्टी से ताल्लुक हो। तीसरी बात ये है कि आपने कहा यहाँ जो बहुत से सियासी विंग बने हुए हैं, हमारे जहाँ सियासी विंग जो है हमारे बार्सिलोना में दूसरे हैं, इनके ये बहुत ज्यादा अपनी पार्टियों से टची हैं, बहुत ज्यादा अपनी पार्टियों से इतने ज्यादा टची हैं तो उसके अलावा दूसरी वो बात नहीं करते। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हैं, इस पे हमें एक जगह सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। और मैंने देखा है कई प्लेटफार्म पे ये लोग इकट्ठे होते भी हैं, और तकरीबात में इनको देखा है कि जब इनको बुलाया जाता है तो ये सब इकट्ठे होते हैं। जिस तरह वहां इकट्ठे होते हैं, वहां ऐसे ही इकट्ठे होके ये अपने मसाइल एक करारदाद की सूरत में उन लोगों तक पहुंचाएं, चाहे वो किसी भी जरिए से पहुंचाएं, कोई किसी तंजीम के जरिए पहुंचाएं या किसी कौंसल खाने के जरिए पहुंचाएं, लेकिन ये अपने जो तफजात हैं जो हमें हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को उन तक पहुंचने चाहिए, और अभी ये वक्त है कि उन तक पहुंचाया जाए ताकि हम इनसे परेशान हो। और जो आपने बात की कि वो कितने लोग मुतासर हो रहे हैं, उसमें असेंबली के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, और मजीद वो लोग जो लाइन में खड़े हुए हैं वो भी चाहते हैं कि हम इससे फायदा उठाएं और इसमें आए, लेकिन उनका फायदा उठाना अपनी जगह। हम चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी सारे फायदा उठाएं, जिनको जो मसाइल, जो बेसिक मसाइल हैं हमारे, वो मसले हल हों। ये नुमाइंदगी जब तक हमारी असम्बली में नहीं होगी, चाहे वो सेनेट में हो, चाहे कौमी असम्बली में हो, नसूस नशिस्तों में हो, और वो लोग जो अवामी हैं, हकीकी मानों में जो यहाँ फ्लाई काम करते हैं, सियासत चले वो टच है, लेकिन उनको मेरिट पे ला के उन लोगों को असम्बली में अगर भेजा जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये लोग हमारी हकीकी नुमाइंदगी करेंगे, और ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो बेतहाशा मसाइल हैं
बेतहाशा मिसाल ये, जब हम घर से निकलते हैं वहां से लेकर अपने ओरिजिन तक पहुंचने तक हमें मसले मसाइल होते हैं और कोई उनको हल नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये बड़ा मैंडेट लेके आई थी कि वो सिर्फ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करेंगे। और आप यकीन करें कि वो जब होता है ना ठंडी हवा चलती है तो पता चलता है, और इनकी तरफ से अभी तक किसी को ठंडी हवा नहीं आई। और वैसे ही मसाइल है, वैसे ही थाना कल्चर है, वैसे ही हमारे वो जिस तरह लेकिन चर्चा जब हम पीटीआई के लोगों से ये बात करते हैं तो वो तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त बताते हैं कि ये मसाइल हमने हल कर दिए हैं। अब एयरपोर्ट्स के अंदर आप उतरे, आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती, वो तमाम मसाइल हल हो गए हैं। ये बातें करने की हद तक तो बड़ी खूबसूरत है और हम भी कर सकते हैं, लेकिन अमली तौर पे वो लोग जो वहां जाते हैं उनको पता होता है हमारे जिन लोगों का कार्ड एक्सपायर हो जाते हैं उनको यहाँ की गवर्नमेंट ने इजाजत दी हुई है कि वो आ जाएं, लेकिन वहां उनको रोक लेते हैं। यही तो इम्तियाज है ना। आप देखें कि वो रवायती लोग आए हुए हैं जो एयरपोर्ट पे बने हुए हैं, वहां उन्हें चाहिए कि काउंटर ऐसा बनाए जो ओवरसीज पाकिस्तानी के लोग किसी को मसला हो वो वहां काउंटर पे जाए, जाके बताए अपना मसला और मिनटों में वो मसला हल हो। ऐसी अभी तक कोई पॉलिसी नहीं चलाई जी बिल्कुल, मिनटों में मसला हल हो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं, ना एयरपोर्ट्स पर किसी किस्म के मसाइल का हल नजर आता है। नसरुल्लाह चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम आवाज़ दोस्त, दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव। आज का हमारा मौजू है कि हुकूमत तारकीन वतन के लिए जो बिल लेके जा रही है पार्लियामेंट के अंदर कि इनको इंतखाबात लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। आज का हमारा ये मौजू है और हमें इस वक्त जो लाइव देख रहे हैं दोस्तों में चौधरी नदीम अकरम कटाना साहब देख रहे हैं, गुलाम दस्तगीर साहब हैं, नासिर महमूद साहब हैं, मानी बजाड़ साहब हैं, चौधरी सैफ नदीम साहब हैं, राजा यासर अली हैं, नईम इमरान गोंदल साहब हैं, माशाल्लाह कहा है उन्होंने। कामरान खान साहब हमें देख रहे हैं और उन्होंने पूछा है, इससे पहले खालिद शहबाज चौहान साहब इस बात पर इस पर बात कर चुके हैं कि वेलफेयर काउंसलर के आने का कोई चांस है मुस्तकबिल करीब में। बिल्कुल आप मुस्तकबिल करीब कह सकते हैं क्योंकि एक अरसा गुजर गया है वेलफेयर अताशी को देखे हुए बार्सिलोना के अंदर। रहील असलम साहब हमें देख रहे हैं और उन्होंने कहा है कि बार्सिलोना में पाकिस्तानी कौंसलेट का सीता नहीं मिल रहा। पासपोर्ट बनवाने के लिए कोई बंदा बता सकता है कि कैसे मिलेगा। राजा अदनान यूनुस साहब देख रहे हैं हमें और नईम इमरान गोंदल साहब हैं, उन्होंने कहा है कि भाई उस मुल्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं मिलता, आप इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत हमें कह रही है कि आप आएँ और इलेक्शन लड़ें, उसी पर बात कर रहे हैं, क्या हम राज़ी हैं ऐसे इलेक्शन लड़ने पे। हमें देख रहे हैं रहील असलम साहब जिन्होंने कहा है कि बार्सिलोना कौंसलेट में पासपोर्ट का सीता नहीं मिल रहा। जी रहील असलम साहब ही कह रहे हैं कि कोई भाई सीता लेकर दे सकता है। बिल्कुल आपको सीता लेकर दे सकते हैं वो सारे दोस्त जो इस हवाले से जानते हैं कि कौंसलेट के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और इतवार के रोज़ भी काम हो रहा है। तो इतवार के रोज़ यहाँ दुनिया भर में छुट्टी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ हमारी कौंसलेट के अंदर काम हो रहा है और आपको सीता नहीं मिल रहा, ये हैरानगी की बात है। नीचे उन्होंने लिखा है कि रज़ाक अहमद गोंदल साहब हमें देख रहे हैं, राजा यासर अली साहब देख रहे हैं, उन्होंने कहा बहुत अच्छा प्रोग्राम है। शब्बीर कियानी साहब हमें देख रहे हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने लिखा है। आपकी तरफ आऊँगा खालिद शहबाज चौहान साहब, कौंसलेट के हवाले से दो तीन दोस्त कह रहे हैं सीता नहीं मिल रहा पासपोर्ट का, जबकि हम दो पार्टों के अंदर इस वक्त पिस रहे हैं। ये मेरा तीनों शुरका के साथ जो मेरे आज के पैनल के मेहमान हैं उनके सामने होगा कि एक तरफ हुकूमत स्पेन के अंदर जिन लोगों की रेजिडेंसी पास होती है उनके लिए फिंगरप्रिंट का जो सीता होता है उसकी प्रॉब्लम चल रही है। जिन लोगों दोस्तों की नेशनलिटी पास हो रही है उनका जो हल्फनामे का जो सीता होता है वो नहीं मिल रहा है, बहुत देर हो रही है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का यहाँ कौंसल खाना है उसके अंदर पासपोर्ट का सीता, पासपोर्ट बनवाने के लिए लोग 2-2 माह तक, 1.5 माह तक इंतज़ार में बैठे हैं कि कब हमारा सीता निकले। इसके अलावा दूसरे जो पेशगी वक़्त के जो है चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं उसके लिए भी काफ़ी लंबा अरसा आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, जबकि गुज़श्ता जो 2 साल कबल कौंसल खाना था उसमें आपको 5 से 7 दिन के अंदर या दूसरे दिन और तीसरे दिन का भी आपको सीता मिल जाता था, लेकिन अभी कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं उठ रही। आप क्या कहेंगे खालिद साहब? देखें, सीते के मामले में तो ज़ाहिर है इसका जवाब तो मुतलका बना ही दे सकता है, हमें तो इस बारे में कुछ पता नहीं है कि सीता क्यों नहीं मिल रहा। हालांकि सीता मिलना चाहिए, एक प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ था इसे 4-5 साल पहले जो रीडेबल पासपोर्ट का, उसके बाद ये प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए थी। उसका कतन ये मकसद नहीं कि तमाम पासपोर्ट अभी ख़त्म हो रहे हैं तो इसलिए सीता बढ़ गया है।
कोई टेक्निकल इशू भी हो सकता है या फिर जानबूझ के लेट किया जा रहा है, ये ज़ाहिर है इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। लेकिन सीता जो है, ये आपको पता है कि आज से कुछ अर्सा पहले भी सीते का एक दफ़ा शोर पड़ा था, और उसके बाद बार्सिलोना में जो कुछ हुआ था वो आपके सामने है। तो कहीं दोबारा ऐसा माहौल ना पैदा हो जाएगा, वैसा ही माहौल फिर नज़र आए बार्सिलोना में, हम उसके मुतम्मल नहीं हो सकते। तो इसमें जो अरबाब इख्तियार हैं उनको इस पर सोचना चाहिए। बात वही हैरानगी वाली बात है कि कोविड में तमाम कॉन्सर्ट बंद पड़ी थी, हमारी कॉन्सर्ट खुली थी, तो वो भी नहीं कह सकते कि हम जी 6 महीने कॉन्सर्ट बंद रही है तो सीता नहीं मिल रहा। संडे को भी खुली है, जो इमरजेंसी के लोग हैं वो संडे वाले दिन जो है वो अपने काम कर रहे हैं, फिर भी सीता नहीं मिल रहा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इबहम है ये, इसकी वाजिया इस पर तो मैं ज़्यादा बहस करूंगा तो फिर वो बात दूसरी तरफ निकल पड़ेगी। तो इसमें मेरे ख्याल में लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर 2 बजे तक सीता आप दे रहे हैं तो उसको 4 बजे तक कर लें, 5 बजे तक कर लें। तो अगर या 2 महीने 3 महीने रश है तो उसको टाइम बढ़ा लें। खालिद, कहीं अगर आप संडे अमले वाले की दिन कमी तो तनख्वाह नहीं दे है वहां सकते हैं पर? तो 2-3 घंटे का टाइम बढ़ा लें। कहीं तो अमले की कमी तो नहीं है, कोई अमला कम हो जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा हो? देखिए, अमला तो सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान से भी जो लोग हैं, उसके अलावा भी 7-8 लोग जो हैं वो आज तक कॉन्सुलेट में 1 और 2 बंदे रखे जाते थे बाहर से, बार्सिलोना कम्युनिटी के अंदर से जो लिए जाते, 2 या 3 मैक्सिमम। और इस वक्त मेरे जो पास जो इतलात है वो 7 लोग जो हैं वो यहाँ से काम कर रहे हैं, और बाकी लोग जो हैं वो जो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने भेजे हुए हैं। तो उसके बावजूद जो है वो सीता और अमले की कमी का रोना कमी सिर्फ नहीं रोया जा वेलफेयर सकता। कमी सिर्फ वेलफेयर अताशी की है। चले वो जो हम जिन मौजूदात पे हमें जरूरत है वहां पे उनकी कमी महसूस होती है। पासपोर्ट के मामला में ओवरसीज जो मिनिस्ट्री है उसका कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है अगर एक अफसर की जगह 2 हों तो बहुत सारे मामला को निपटाया जा सकता है। तो ये हमारी खुशकिस्मती थी कि ये बार्सिलोना कॉन्सुलेट जब बनी थी तो जो यहाँ पे सबसे पहले अपॉइंटमेंट हुई थी वो वेलफेयर अताशी की हुई थी। उसके बाद कॉन्सुलेट मर्ज वजूद में आया, वो सारा कुछ बना, हम उसी सीट से महरूम है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमारी रिक्वेस्ट होगी कि वो जल्द अज जल्द सीट को पुर करें। बार्सिलोना के अंदर एक ऐसी कम्युनिटी है जो रिसेंटली जिसकी उम्र जो है 14-15 साल है, तो इनको जो है वेलफेयर के हवाले से बहुत सारे ऐसे मिसाल का सामना करना पड़ता है। आप मिसाल के तौर अभी देख लें, ये अभी जो ओवरसीज मिनिस्ट्री के साथ हमें जुल्फी बुखारी को हम मैसेज भी करते हैं, ट्विटर भी करते हैं, तो बाद दफा जवाब नहीं आता। अगर सख्ती से करते हैं तो जवाब 2 दिन में भी आ जाता है। जैसे बार्सिलोना वाले मामले में आपने देखा कि सख्ती की तो 2 दिन के अंदर वो काम हो गया जो कॉन्सुलेट और एम्बेसी कह रही लग सकते हैं, वो कह रहे हैं कि हमने 2 दिन में मंगवा ली। तो ये जो वो सख्तियां हैं, खालिद इस पर हम बात करेंगे। खालिद, इस पर हम नेक्स्ट वीक जो हमारे 3 प्रोग्राम आ रहे हैं वो सीरियल के तौर पर होंगे, और वो तीनों प्रोग्राम इसी मसले पर हम करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हम शुरू से आखिर तक डॉक्टर साहब बात से बात निकली तो वो उसी कॉन्सेप्ट में मैंने कह दिया कि ओवरसीज मिनिस्ट्री का नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद होगा। तो हमारे बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो अगर हम जुल्फी बुखारी तक नहीं पहुंच सकते तो हम उसके जरिए, इससे पहले भी जब गौरी साहब थे, मेला साहब थे, तो बहुत सी ऐसी दरख्वास्तें ओवरसीज मिनिस्ट्री के हवाले से, ओपीएफ के हवाले से, जब भी कोई ऐसा मसला होता तो हम उनके पास जाते थे और वो ऑफिशियल लेटर लिखते थे। मसले आज तक जो है बहुत कम हल हुए हैं। मैंने नहीं कहता कि इससे पहले जितने मसाइल थे हमारे हल हो जाते थे, लेकिन कम से कम ये तो होता था कि मुतलका बंदे तक हमारी बात पहुंच चुकी होती थी और वो हल नहीं होता था, लेकिन हम अपनी जो कोशिश थी उसको तो काम किया। अभी तो ये बात होती है कि हम बाज दफा हवा में हाथ पांव मार रहे होते हैं, हमारी बात ही नहीं पहुंचती। तो हम अपने जो दोस्त होते हैं जो इस उम्मीद पे हो कि हमारी फेडरेशन, हमारे जो कारोबारी लोग, हमारे सियासी लोग, सोशल वर्कर, वो कर क्या रहे हैं, वो करेंगे क्या बैठे, और आपके जो जुल्फी आपके ओवरसीज मिनिस्ट्री के जो लोग हैं वो जवाब नहीं देंगे। तो यहाँ पे नुमाइंदा मौजूद होना ये बहुत जरूरी है, इसको इजी ना लिया जाए। तो जी बिल्कुल खालिद, नुमाइंदा होना चाहिए। और वेलफेयर अताशी जो पिछले तकरीबन 2 साल से वो सीट खाली पड़ी है, वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए, और एक बार्सिलोना की कम्युनिटी के लिए वेलफेयर अताशी की जो तानियाती है वो बहुत ज़रूरी है। राजा ज़ियाद महमूद साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगा। यही आपके साथ मेरा सवाल है कि पाकिस्तानी कौंसलेट के अंदर अभी एक दोस्त कह रहे हैं कि मिल रहा है लेकिन लेट मिल रहा है। लेट का मतलब तकरीबन 1.5 माह के बाद का सीता, जो लोग मुझसे रब्ता करते हैं, मेरे साथ बहुत सारे पाकिस्तानी जो मैसेज करके कहते हैं कि हमें 1.5 से 2 माह का अरसा लग रहा है, उनके लिए शायद थोड़ा हो, जो साहब कह रहे हैं कि थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन वो ये चीज़ ज़रूर देखें कि जब दूसरे दिन या तीसरे दिन का सीता मिलता था, अब 1.5 माह से 2 माह का मिल रहा है, और अमला अभी तकरीबन 2 गुना है। और वेलफेयर अताशी की कमी को आप किस तरह महसूस कर रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, एक तो आप पहले कह रहे थे कि स्पेन वाले जो है, मतलब यहाँ के सीते भी, तो ये तो खैर ओवरऑल है सारी कम्युनिटीज के लिए, पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। डेफिनेटली मसाइल हैं,
फिंगरप्रिंट्स का सीता नहीं निकल रहा, और खुरामन तो या हलफ जिसे कहते हैं नेशनलिटी का, उसका सीता भी नहीं निकल रहा, लेकिन वो सबके लिए इसी तरह रह गया। हमारे कौंसलेट का मामला तो बहरहाल कौंसलेट ने अब तक तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया है, और वो कौंसलेट की कारकर्दगी जो है वो उसे ओवरऑल देखना है हमने, वहाँ के अमले से या उनके किसी के मतलब जाती उस हवाले से जो है वो बात नहीं है। तो कौंसलेट ने काम किया है, कोविड में भी किया है, संडे को भी खोलते हैं, और ये सारे मसाइल हैं। अब अगर ये कोई इशू आ रहा है तो इन्हीं दिनों में ही मैंने भी एक दो दिनों से ये सुना है, तो इन्हीं दिनों में आ रहा है, तो मे भी वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो लेकिन उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए, और इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि जिस जिस तरह से पहले उन्होंने काम किया है हमारे कौंसलर ने, कौंसलर जनरल साहब ने और उनके स्टाफ ने, कोताहियां भी हो जाती हैं, लेकिन हमेशा उसमें जो है वो गुंजाइश रखनी चाहिए, उन्हें टाइम देना चाहिए कि डेफिनेटली वो उस पर गौर करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों के जो तकलीफ है या जो वक्त है वो जिस हद तक कम हो सके जी वो बिल्कुल हो। और बिल्कुल वक्त देना चाहिए। ताशी जो है डेफिनेटली वो एक अहम तैनाती होती है, क्योंकि जब वो वेलफेयर ताशी नहीं होता तो काम का बहुत सारा जो बोझ है वो कौंसल जनरल पे या एक्स्ट्रा उस स्टाफ पे चला जाता है जो वेलफेयर का काम नहीं करने के लिए होते, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या दूसरा वर्क करने के लिए होते हैं। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके अगर वेलफेयर काउंसलर आ जाएंगे तो बहुत सारे बार्सिलोना के अवाम के जो वेलफेयर से मुतल्लिका मसाइल हैं वो हल होंगे, और ये अच्छी चीजें हैं और इन पे गौर खोज होना चाहिए। जी बिल्कुल अच्छी चीज़ें हैं और गौर खोज होना चाहिए। वेलफेयर ताशी की तानियाती बहुत ज़रूरी है ताकि मसाइल तकसीम हों कि किस तरह हल किया जा सके उनको। नसरुल्लाह चौधरी साहब आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, मेरा इस पे कुछ तजुर्बा डिफरेंट है। मैंने वो 1 माह कबल तकरीबन पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और मुझे सीता भी 1 हफ्ते के बाद मिल गया था। और उसके अलावा एक दोस्त साथ था, उसको इतवार का मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने इतवार का उसको सीता भी दे दिया था। और अब मौजूदा हालात का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा इस हवाले में तजुर्बा बेहतर है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा। और दूसरी बात जो कह रहे हैं आप फिंगरप्रिंट्स की, वो दूसरी वो तो उनसे मुतल्लिका ही नहीं है। कौंसल खाना जो है वो अपना काम तो मेरा ठीक कर रहा है, लेकिन मजीद इसके बारे में सीता क्यों नहीं निकल रहा, इसको जल्दी निकलना चाहिए। इसके लिए वो आप अगर उनके अमले किसी बंदे को बुलाते तो वो बेहतर अंदाज इस बारे में बता सकते थे। लेकिन चौधरी साहब हम अपने प्लेटफॉर्म से जब भी कौंसलेट के हवाले से कोई इशू सामने आता है तो हम ज़रूर दावत देते हैं कि हमारे कौंसल जनरल साहब या उनका कोई भी नुमाइंदा हमारे प्लेटफॉर्म पर आ सकता है और अपनी बात अपना मौक़िफ़ दे सकता है। लेकिन तकरीबन 2 साल के अरसे के अंदर किसी किस्म का हमें जवाब नहीं मिला, इसलिए हम माजरत ख़्वाह हैं अपने देखने वालों से भी और अपनी कम्युनिटी से भी और अपने पैनल से भी कि मैं आज फिर दावत देता हूं कि जो जितने भी मसाइल पर हम बात करते हैं, तज़किरा करते हैं, उस पर अगर कौंसल खाना अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो वो अपने किसी बंदे से भी हमारा रब्ता करवा सकता है। तो मैं बढ़ूँगा खालिद शहबाज चौहान की तरफ। उससे पहले आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम आवाज़ दोस्त। आज का हमारा मौजू है कि हुकूमत पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लेके जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि तारकीन वतन इंतखाबात का हिस्सा बन सकते हैं। खालिद साहब, मैं वापस उधर आऊँगा कि हम इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन लड़ते हैं तो उसका तरीकाकार भी वाज़े नहीं है। अगर होता भी है तो हमें पाकिस्तान का कोई हल्का दिया जाएगा, वहाँ से लड़ेंगे। अगर हम उस हल्के से लड़ेंगे तो उस हल्के के अवाम के मसाइल हल करेंगे या फिर अपने ओवरसीज़ भाइयों के मसाइल हल करेंगे। अगर हमारे मसाइल हल नहीं होते और पार्लियामेंट में भी नहीं हमें इस तरह जाना कबूल, तो फिर कौन सा रास्ता है कि उस रास्ते के ज़रिए हम अपने मसाइल हुकूमत के सामने रख सकें या अपनी कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर सकें? देखिए, बात वही है मेरे ख्याल में, ये जो बिल था ये इसको ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए या इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल में जिसकी जो तशरीह हुई है वो ठीक नहीं हो सकी। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बिल नहीं है, ये चंद लोगों के लिए है, उन्हीं के लिए। तो जाहिर है अगर मैं अगर इलेक्शन लड़ता हूँ तो मुझे वो कहते हैं जी आप गुजरात NA-70 से जाके इलेक्शन लड़ सकते हैं। चलो जी, मेरे पास डबल नेशनलिटी है, मैं इलेक्शन तो लड़ लूंगा, लेकिन ज़ाहिर है मैं नुमाइंदा तो NA-70 का हूँगा ना। मेरे जो वहाँ के मसाइल हैं, जो वहाँ की प्रॉब्लम्स है, असम्बली में मुझे उस पर बात करनी पड़ेगी। तो अगर मैं ओवरसीज पाकिस्तानी की बात करूंगा तो वहाँ पे मुझे NA-70 तो ही नहीं है। ये मेरे ख्याल में सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी डबल नेशनलिटी को इलेक्शन लड़ने के लिए, अपने फंड्स को इकट्ठा करने के लिए, अपने पार्टी के जो खजाना है उसको मजबूत करने के लिए बिल लाया जा रहा है। और इसमें सारी पार्टियां देख लीजिए कि इसकी हमायत करेंगी, क्योंकि तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां सबके साथ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और सबके साथ ऐसे ऐसे सरमायाकार हैं जो शायद इलेक्शन जीतना भी नहीं चाहते, वो सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अपना एक नाम और अपना करना चाहते
लड़े, उनका नाम हो उस हल्के में या जिसमें वो रह रहे हैं, जो लेकिन हल्का उनको दिया जाए। लेकिन उसके खालिद बाद शायद लेकिन कुछ ऐसे मफादात हैं जो इसके जरिए वो हल करना चाहते हैं अपने। लेकिन खालिद हम किस तरह जा सकते हैं? देखिए, हम जहां पर हैं वहीं पे ही रह जाएंगे, हम नहीं जा सकते। मैंने आपको क्लिप बता दिया, जिस ओवरसीज की नुमाइंदगी होनी है, मैं अपने बहुत से दोस्तों से इस बात पे बहस करता रहता हूँ। कुछ दोस्त मान जाते हैं, कुछ नहीं। अगर एक बात को हम कर लें, मुत्तफिक कर लें कि हमने सेनेट में नुमाइंदगी लेनी है, तो ये पॉसिबल है। जितनी देर हम ये कहते रहेंगे कि हमें असम्बली के अंदर सीटें दें, हम इलेक्शन लड़ें, हमारी नुमाइंदगी हो, ये ना होना है, ना हो सकता है, ना दुनिया में कहीं हुआ है। जी ना बिल्कुल, तो हमारे हल्के बिल्कुल ना हमारे हल्के बन सकते हैं। आप अंदाजा लगाएं, हमें हमारी टूर्नामेंट होती है बार्सिलोना की, लेकिन हम रह रहे हैं मैड्रिड में। हमारी टूर्नामेंट तो मैड्रिड में होती है, लेकिन हम काम कर रहे हैं पेरिस में। ये हल्का बंदी, ये कॉन्सुलेट्स के लिए, कॉन्सुलेट के लिए तो 4 बंदे ज्यादा हो जाए तो पासपोर्ट का सीता नहीं मिलता। तो कॉन्सुलेट कल को वो इलेक्शन लिस्टें हैं वो करना, वो हमारी एक बहुत बड़ी बदनामी है। हम और इस एक बात होना पड़ेगा कि हमें सेनेट में नुमाइंदगी चाहिए, हमारे नुमाइंदे सेनेट के अंदर बैठे हों। और उसके लिए मैं यूरोप के अंदर जितने भी साफी हैं, जितनी भी साफी तंजीमात, जितने भी लोग लाइव प्रोग्राम इंटरव्यू करते हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जितना हाईलाइट करें और इस पे जितने ओवरसीज पाकिस्तानी एक दफा अपने अपने मुल्कों के साथ जोड़कर बैठें और इस बात को देखें कि हमें नुमाइंदगी कहाँ चाहिए और कैसे चाहिए। मेरी ये सोच है कि हमें नुमाइंदगी पहले दिन से ही सेनेट में मांगनी चाहिए, जिसमें हम जा सकते हैं, जिसमें हमें हल्का बंदी, जिसमें हमें वोट मांगना, जिसमें कौंसलेट एम्बेसी को इन्वॉल्व किए बगैर लिस्टें बनाएं। हम एक अच्छे तरीके से मुस्बत सोच के साथ उस जगह पर जा सकते हैं जहां पर कानून साजी होती है। तो अगर इस पे तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी, खासकर यूरोप में रहने वाले, अगर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं और हमारी आवाज आप जैसे तमाम भाई जो साफी हैं इसको उठाते हैं और एक मुहिम शुरू करते हैं, तो मेरे ख्याल में नामुमकिन नहीं है। मुमकिन तभी होगा जब ये मुहिम स्टार्ट होगी कि हमें सेनेट में नुमाइंदगी चाहिए। जी बिल्कुल तो खालिद, आपकी तजवीज़ बेहतरीन है कि सेनेट में नुमाइंदगी चाहिए और उसके लिए हमें आपस में इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है और मिलकर इसको एक तहरीक की सूरत में उठाना चाहिए। हमें देख रहे हैं दिलदार हुसैन अंसारी साहब, मुदस्सर नज़ीर मिनहास देख रहे हैं, मैर मलक नासिर अहमद अवान देख रहे हैं और टाइम मिल रहा है। मुदस्सर नज़ीर साहब कह रहे हैं कि सीता मिल जाता है लेकिन लेट मिल रहा है। जी बिल्कुल, लेट की ही बात कर रहे हैं, ये नहीं हो रही कि नहीं मिल रहा। नईम इमरान गोंदल साहब हमें देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, पिछले 8 सालों से मैं इंसाफ मांग रहा हूँ, अपने मुल्क में कोई अदारा इंसाफ देने को तैयार नहीं। ये उन्होंने अपने बहुत सारे मैसेजेस लिखे हैं। शहजाद भट्टी साहब कह रहे हैं कि सीता तो मिल रहा है लेकिन लेट मिल रहा है। भट्टी साहब, हम भी यही बात कर रहे हैं कि सीता मिल रहा है लेकिन 1.5 माह के बाद मिल रहा है। उसमें कमी होनी चाहिए, वो 3 और 4 दिन के बाद मिलना चाहिए ताकि कम्युनिटी को एक सहूलत जो है पासपोर्ट की वो ईज़िली मैसर हो। मोहम्मद अशरफ साहब हमें देख रहे हैं और राहील असलम साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ताहिर आज़म साहब हमें देख रहे हैं, ओवरसीज मस्ट डिफेंड देयर फंडामेंटल राइट्स, वो कह रहे हैं कि अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मोहम्मद सफदर साहब देख रहे हैं और लाइव प्रोग्राम आप देख रहे हैं हमारा आवाज़ दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर। तो जी मैं राजा सदीक साहब की तरफ बढ़ूँगा। राजा साहब, मेरे ख्याल में जिस तरह मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ जो मेहमान हैं वो बात कर रहे हैं कि इलेक्शन का जो तरीक़ाकार है, इलेक्शन हम नहीं लड़ सकते, ये नामुमकिन है कि हम पाकिस्तान के अंदर किसी हल्के से इलेक्शन लड़े, जिस तरह खालिद ने कहा, जिस तरह नसरुल्लाह चौधरी साहब ने कहा। तो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते और हम अपने मसाइल का हल भी चाहते हैं। तो उसका हल जो है, जो मेरी अपनी दानिस्त में है, जो मैं सोच रहा हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन की मखसूस नशस्तें होती हैं, पार्टी को दी जाती हैं कि इतनी ख़वातीन, अगर आप इतने मेंबर आपके बनते हैं तो इतनी आपकी ख़वातीन जो हैं वो स्पेशल कोटा पे आ सकती हैं। इसी तरह अक़लियतों की सीटें हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी इतनी सीटें हासिल करते हैं तो उनकी इतनी अक़लियतों की सीटें हैं। क्या ये तरीका अपनाया नहीं जा सकता? ये तो आसान भी है। जी डॉक्टर साहब, मुमकिनात सारी होती हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो नामुमकिन हो। जिस तरह खालिद शहबाज चौहान साहब भी सेनेट का जिक्र कर रहे हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक आइनी अलामती इदारा है, आइनी अलामती इदारा। सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो अब काम कर रही है वो सब जानते हैं, हम जानते हैं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान का किरदार कितना इंपॉर्टेंट होता है और उसे कितनी अहमियत दी जाती है कानून साजी में। देखें, सेनेट जब भी बात करती है कोई भी कानून साजी, कौमी असेंबली में आके वो रुक जाती है, उससे वो आगे नहीं होती है
और सेनेट सिर्फ एक स्टैंप का या एक मोहर का किरदार अदा करती है। लेकिन जिस तरह आप MNAs का कोटा चाहते हैं, चाहे जिस तरह आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, उस तरीके से मतलब उनकी नुमाइंदगी उस तरह खसूसी तौर पे कर दी जाए, वो भी तरीका है। इलेक्शन का भी है। इसी तरह इसके साथ आप सेनेट की नुमाइंदगी का मुतालबा भी कर सकते हैं, लेकिन किसी एक फोरम को आप मत छोड़ें कि जी सिर्फ हम सेनेट की नुमाइंदगी मांगे। नहीं, हम कौमी असेंबली की भी और सेनेट की भी मांगेंगे। मांगते रहने से ही मिलेगी ना। अगर आज कुछ इसमें कुछ आगे बढ़ने का सिलसिला चला है या कुछ फाइल जो है वो मूव होनी शुरू हुई है, तो उसकी वजह यही है कि मेरे खालिद शहबाज चौहान जैसे भाई जो हैं, जो पिछले 15-20 साल से इस बारे में आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो आखिर इन लोगों के कानों पे जूं रेंगी है और वो आस्ता आस्ता इस काम की तरफ चल पड़े हैं। इसी तरह अगर इसी तरह चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह वो भी मुमकिन होगा। लेकिन जिस वक्त आप एक चीज पे रुक जाएंगे ना कि सिर्फ सेनेट में आपको नुमाइंदगी चाहिए, तो वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। रह गया आपकी नुमाइंदगी का तरीकाकार, तो वो उसी तरह भी हो सकता है जहाँ खसूसी सीटें दी जाती हैं। और मेरा ख्याल उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है कि मिडल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, ये सारे मुख्तलिफ हल्के बना दिए जाए और उसमें डेफिनेटली कुछ सीटें रख दी जाए। इलेक्शन तो बंदा वही लड़ेगा ना जो इन मसाइल या जराए पे चल सकेगा आगे। पाकिस्तान में भी हमारे मौजूदा हल्कों में जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं वो ही लोग लड़ते हैं जो साहिब इस्तात हैं, जो साहिब वसाइल हैं। यहाँ भी यही होगा, लेकिन कम से कम चले ये तो जरूर होगा ना कि हमारे अपने तो होंगे ना, यहाँ से तो होंगे, हम इन्हें पूछ तो सकेंगे। अब तक मसला या प्रॉब्लम जो वो है जी, वहाँ जो लोग हैं जी बिल्कुल राजा साहब, प्रोग्राम बिल्कुल इख्तिताम की जानिब है। हम में से होंगे तो हम पूछ भी सकेंगे कि ये हमारा मसला है, क्यों हल नहीं हो रहा, या हमें अपना मसला जो है, जो मसाइल हैं उस तक पहुंचाने आसान होंगे। प्रोग्राम बिल्कुल इख्तिताम की जानिब है। मैं आखिरी सवाल नसरुल्लाह चौधरी साहब से यही सवाल कि जो मुनासिब नुमाइंदगी है जिस तरह अक़लियतों के हवाले से और ख़वातीन के हवाले से, इस राय पर आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि बेशक इसमें कोई शक नहीं कि ओवरसीज पाकिस्तान को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, लेकिन इनमें मेरिट बहुत जरूरी रखना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो महसूस नशिस्तों में बनते हैं, वो वही लोग उनको इलेक्ट करते हैं, वही इनको बनाते हैं, और वो उन लोगों को ज्यादातर बनाते हैं जो कि आंख बंद करके उस पर जिस तरफ वो पार्टी के उसको वोट देते हैं। आप जब ओवरसीज पाकिस्तानियों का कोई नुमाइंदा चुनेंगे तो उसके लिए मेरिट का खास क्या रखें कि एक बंदा जो अपने इलाके मसाइल से आवाज उठा रहा है, चाहे वो किसी पार्टी से हो, जैसे टेक्नोक्रेट की सीट होती है, इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी जो सही म्यार पे पूरा उतरता है, बेशक वो किसी पार्टी से भी है, लेकिन उसको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। और जहां तक यासिर साहब ने कहा कि दोनों जगह मिलनी चाहिए, सेनेट में मिलनी चाहिए, यहाँ मिलनी चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानी पे सब लोग डिपेंड करते हैं। और पाकिस्तान का हमारा जो इलाका है खासतौर पर पंजाब का, ये तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान पर डिपेंड करता है। और अगर इतनी ज्यादा तादाद इनकी बाहर दूसरे बैरून मुल्क में है तो इनको इस हवाले से नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। और हुकूमत का ये फर्ज भी बनता है कि ये वो लोग जो रीढ़ की हड्डी की सेहत रखते हैं, इनके लिए नुमाइंदगी देना उनके लिए बहुत जरूरी है। और आज तक इसको नजरअंदाज किया गया, और ये भी एक जुल्म है कि जो पाकिस्तानी हुकूमतें आती हैं वो अपने महसूस जो उनके चेते होते हैं उनको उन नशिस्तों पर बिठा देते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता, वो आंख बंद करके वो मोहर लगा देते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी को मेरिट पे इलेक्ट किया जाए और मेरिट पे जाकर उनको नुमाइंदगी दी जाए, चाहे ये फरीजा बेशक गवर्नमेंट इस तरह अंजाम दे, लेकिन इस पे वो देखे जो पार्टीबाजी से ज्यादा अपने मुल्क से, अपने लोगों से, अपने ओवरसीज से वफादार। जी बिल्कुल, पार्टीबाजी से बालातर होकर जो मुल्क और कौम और अपनी कम्युनिटी के साथ ज़्यादा मुखलस हो, उन लोगों को आगे आना चाहिए और मेरिट का ख्याल रखा जाए। आखिरी 4 मिनट है मेरे पास। सॉरी खालिद साहब, आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, पैगाम तो एक ही है कि हमारी आवाज़ तभी आगे जाएगी जब हम एक जगह एक आवाज़ यकजी आवाज़ होकर इसको बुलंद करेंगे। और एक किसी भी जो भी प्लेटफॉर्म हमें मिले, वो किसी भी अखबार का हो, किसी वेबसाइट का हो, सोशल मीडिया का हो, तो उस पर मिल के अगर आवाज़ उठाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमारा मसला जो है ये हल भी होगा। अगर आज आवाज़ ये निकली है कि ओवरसीज इलेक्शन लड़ सकते हैं, चले एक आवाज़ ही है, लेकिन कम से कम एक आवाज़ तो उठी। इसी तरह हमें वोट का हक जो पिछले इलेक्शन में दिया गया कि हम वोट डाल सकते हैं, उसमें बहुत कम लोग रजिस्टर्ड हुए, लेकिन एक स्टेप तो है, पहुंचाते रहे। तो उम्मीद है कि जो हमारी ख्वाहिश है वो हमारी ही जिंदगी में पूरी होगी और हमें नुमाइंदगी मिले। मसला असल में यही है, हमें तो ना वहाँ तनख्वाह चाहिए, ना कोई महाराज चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि हमारे साथ जो वहाँ पे सलूक होता है, हमारे भाई फेसबुक भरी पड़ी है जिन पे ज़मीनों पे कब्जे हुए हैं, तो ऐसे एक भाई ऐसे हैं जो पता नहीं 10 साल से अपना केस लड़ रहे हैं, और वो रोज़ कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी वज़ीर आज़म हाउस, कभी कहीं गए होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आ रहे, उनके साथ बहुत ज़्यादती है। यहाँ से लोग सरमायाकारी करने पाकिस्तान जाते हैं,
लुटा के वापस, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे लोगों से। तो अगर जी ये आवाज उठाते रहे, वहाँ पे नुमाइंदगी हुई, तो कम से कम किसी ना किसी हवाले से जो है हमें इसमें रिलीफ जरूर मिलेगा। जी, आवाज़ उठाते रहें और रिलीफ ज़रूर मिलेगा। राजा महमूद साहब, आप क्या कहेंगे, आपका क्या पैगाम? राजा साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? कॉल ड्रॉप हो गई। जी, नसरुल्लाह चौधरी साहब, आपका क्या पैगाम है? ये बिल्कुल मेरा पैगाम यही है कि अब सिर्फ पाकिस्तानियों को उनके राइट्स दिए जाएं, उनको मेरिट पे बंदे उनके इलेक्ट किए जाएं, और पाकिस्तान की सियासत में इनका बहुत ज्यादा किरदार है और उसको सही माने में इनको नुमाइंदगी दी जाए। और जो मादी में इनके साथ ज्यादतियां की हैं उनका भी अदाला किया, जिसे हम मेरे भाई शिबाज चौहान साहब कह रहे थे कि सबसे ज्यादा जो इनके मसाइल है पाकिस्तान में, उनको तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए। उनके लिए ऐसे काउंटर कायम किए जाए जिनको रिलीफ उनको बड़ी तेजी से मिले, और खास तौर पे जैसा जमीनों के कब्जे उनको साथ वहां नारवा सलूक किया जाता है, वहां मर्डर कर दिए जाते हैं, जिहाद के लिए उनके भाई उनसे जमीनें छीन लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए इंसाफ के लिए फौरी तौर पे होना चाहिए। और उसके लिए बिल्कुल एक ऐसा काउंटर बनाना चाहिए जो बेशक उनके अंडर हो, लेकिन ये है कि लोगों को इंसाफ जल्दी फराहम किया जाए, वरना वर्सेस पाकिस्तानी जो पहले ही काफी मायूस हैं, उनकी मायूसी में मजीद इजाफा होगा। जी, आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम आवाज़ दोस्त, और आज का हमारा मौजू था कि हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि तारकीन वतन इंतखाबात का हिस्सा बने। यहाँ पर बात इंतखाबात का हिस्सा बनाने से पहले हुकूमत को चाहिए कि यूरोप भर से बल्कि दुनिया भर में बसने वाले जो तारकीन वतन पाकिस्तानी कमोबेश 1 करोड़ के करीब हैं, उनकी राय को भी मुकद्दम जाना जाए, उनकी राय भी ली जाए कि वो किस तरह का इंतखाब चाहते हैं, वो किस तरह अपने मसाइल का हल चाहते हैं। क्या जिस तरह हुकूमत चाहती है कि इंतखाबात का हिस्सा बनकर आएँ, वो इसी तरह आना चाहते हैं, या वो नुमाइंदगी के ज़रिए आना चाहते हैं कि 1 करोड़ की जो नुमाइंदगी बनती है वो नुमाइंदगी दी जाए, या फिर जो मसाइल हैं उनके हल के लिए जो इंसाफ की अदालतें ओवरसीज़ के हवाले से फौरी इंसाफ मिलना जो है वो पहली तरजीह होनी चाहिए। आज के हमारे प्रोग्राम के जो शुराका हैं उनमें खालिद शहबाज चौहान साहब, राजा महमूद सदीक साहब, नसरुल्लाह चौधरी साहब और जवाद चीमा साहब, मैं आप तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें वक़्त दिया और अपने ख्यालात का इज़हार किया। अल्लाह ताला आप हम सब का हामी और नासर हो।